गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो तुम्हारा पेनापन चेक करते हैं बेटा। पेनापन नहीं समझते? स्किल कितने लोग रिवाइज करके आए? चलो गुड, सबको आता है। ये माइक तुमको पास करा देगा ना, है ना? फाउंडेशन में पास कराए, इंटर में भी करा देगा माइक। चलो बेटा, आपको एक छोटा क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो ईजीएम होती है वो कहां, कौन करता है और ईजीएम का प्लेस क्या होगा? अगर अच्छा, एक कॉमन चीज मैं बोल देता हूं, जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे वो आप हिंदी में आंसर दे सकते हैं, पर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है आपको हैबिट क्या डालना है, इंग्लिश में ही आंसर देना है। तो मतलब वो एक हैबिट ही वही डालो कि आपको आंसर किस में देना है, इंग्लिश में, है ना? हिंदी में बोलना ही नहीं है आपको। हाँ जी बेटा। बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी मीटिंग करवा सकते हैं और मेंबर्स ऑफ रिक्वेजिशन करके भी मीटिंग हो सकता है। ठीक है, प्लेस क्या होगा? सर प्लेस जैसे होल सब्सिडरी कंपनी है तो उसका फॉरेन कंपनी है, तो जहाँ भी इंडिया में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और बोर्ड ऑफ मेंबर्स का इधर ही। हाँ, वापस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इतना नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। नहीं। अच्छा, कौन सी कंपनी इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी करा सकता है? सर होली ओन सब्सिडी। होल्ली ओन्ड सब्सिडी इंडिया के बाहर भी करा और इंडिया में भी। इंडिया के बाहर भी करा सकता है, इंडिया के। क्या सही लग रहा है बेटा? थोड़ा गड़बड़ है कुछ? चलो बाजू वाले भैया रेक्टिफाई कीजिए इसको। चलो बैठिए बैठिए, गुड सर। मतलब ना देखो, ये भी शुरू में होगी गड़बड़िया, फिर धीरे धीरे करके जब दूसरों के आप आंसर सुनोगे ना तो आपका इंप्रूवमेंट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, बस करना क्या है, अच्छी जो आंसर से उनको समझ सीखते जाना कि अच्छा ये आंसर देने का ये तरीका होता है, और धीरे धीरे करके ऐसा इंप्रूवमेंट होते आएगा। हाँ जी बेटा। Sir, a wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India can conduct its EGM in India or outside India. बहुत बढ़िया। मतलब देखो, आप केवल होली ओन्ड सब्सिडी बोलोगे ना तो गलत है, क्योंकि पूरा सेंटेंस क्या है? होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसका एक मीनिंग होता है ना? इसका इंटरप्रिटेशन अपने बात किया, वो कंपनी इंडिया या इंडिया के बाहर भी अपना ईजीएम करा सकता है। ठीक है बेटा, बाजू में दीजिए, वेरी गुड। अब आपको बताना है जो ईजीएम होता है ऑन रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर, तो जो लिमिट हमने बात किया था, लिमिट के बारे में बताइए। The limit of requisition, if requisition is made by following number of members, then board shall call EGM. In case of company having share capital by members holding not less than 1/10 of the paid up share capital having voting right on the date of receipt of requisition. In the case of company not having share capital by members by members holding not less than 1/10 of the total voting power having voting right on the date of receipt of requisition. क्या बात है बेटा, तालियां। क्या आंसर है देखो आप, है ना? एक वर्ड भी इन्होंने इधर का उधर नहीं किया। एक्सीलेंट, सामने दिए बेटा। चलो आपसे सवाल है, वैलिड इक्वेशन के कुछ एसेंशियल्स हमने पढ़े थे, उसके बारे में बताइए। Requisition shall set out the matters for consideration of which the meeting is to be called, and the requisition shall be signed by the requisitionist and it should be sent to the registered office of the company. क्या बात है, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हो गया ना याद आप लोग को? आगे बढ़, अच्छा याद तो ठीक है, वो तो अपने आप हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे इंपॉर्टेंट। क्या है बोलो लॉ में? कॉन्सेप्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर में रखना उसको। भूल जाते हैं उसका प्रेशर ही मत लेना, सर भूल जाते हैं, हाय भूल जाते हैं, हाय भूल जाते हैं, हाथ कैसे लिखते, ये सब टेंशन ही मत लेना। आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, वो सब याद अपने आप हो जाएगा। माइक ऑफ कर देंगे बेटा, चलो आगे बढ़े। एक कल वाले जो पॉइंट थे इससे रिलेटेड, अच्छा कल अपने कौन सा एक इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात किया था? एलआईसी वर्सेस
एस्कॉर्ट्स, LIC वर्सेस, तो ये जो LIC का जो केस था उसमें टोटल कितने पॉइंट निकल कर आए? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या निकल के आया? रिक्वाजिशन कौन बेच सकता है? कोई भी पर्सन, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल, मतलब कंपनियां आर्टिफिशियल पर्सन है पर वो भी तो मेंबर हो सकती ना, एक कंपनी दूसरे कंपनी की मेंबर हो सकती है, तो वो कंपनी भी रिक्वाजिशन बेच सकती है। दूसरा पॉइंट क्या निकला था? हाँ, जीसीए, द वर्ड प्लूरल इंक्लूड्स, मतलब एक अकेला मेंबर जिसके पास 10% या उससे ज्यादा का कैपिटल है वो भी रिक्वेजिशन दे सकता है। मतलब यहां जो मेंबर्स वर्ड है इसका मतलब ऐसा नहीं कि कम से कम 2 लोग होना चाहिए, एक सिंगल मेंबर भी रिक्वेजिशन दे सकता है। और तीसरा क्या निकला? रीजंस बताने की आवश्यकता, आप चाहो तो बता सकते हो, रीजंस आर ऑप्शनल। हाँ अच्छा, ये वाला चलेगा क्या? जैसे मान लो मेरे पास 15% शेयर अकेले के पास, मैंने कंपनी के बीओडी को रिक्वेशन भेजा और उसमें बोला मैं चाहता हूं कि मीटिंग बुलाओ, चलो मीटिंग बुलाओ, सही है क्या? क्यों नहीं है? मैटर नहीं बताया। मतलब मैटर तो बताना पड़ेगा ना भाई, क्या मैटर वो तो बताओगे कि मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, तो आपको मैटर बताना पड़ेगा, उस मैटर का रीजन बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक अपने किया था। चलो अब अगला सवाल आपसे लेते हैं। क्या आप जॉइंट शोल्डर का मतलब समझते हैं? हाँ, जॉइंट शोल्डर समझते हैं? क्या मतलब होता है जॉइंट शोल्डर? हाँ, अगर कोई कंपनी के शेयर्स 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई कंपनी के शेयर परचेस करते हैं तो उनको बोलते हैं जॉइंट होल्डर्स। ये आपको मालूम है? मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जब कोई कंपनी के शेयर परचेस करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट शोल्डर। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या? जैसे मान लो बेटा अपने को MRF का शेयर खरीदना है और मान लीजिए MRF का रेट चल रहा है 1 लाख, एक शेयर का रेट कितना चल रहा है? 1 लाख। तो भाई 1 लाख रुपए तो अपने काम करते अपन सब मिल जाते हैं, सब 2-2, 5-5 हजार रुपए मिलाते हैं और 1 लाख इकट्ठा करते हैं और MRF का एक शेयर ले लेते हैं। अपन पूरी क्लास मिलकर एक शेयर खरीद सकते हैं क्या? वी आर जॉइंट होल्डर्स, अलाउड है। तो फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर में मतलब कंपनी का मेंबर कौन कहलाएगा? अपन सबके पास मिला के एक शेयर है। हाँ, अलाउड है क्या? मतलब पूरा शहर मिलके एक शेयर खरीद ले, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, चलो एक शेयर खरीदते हैं, ये 10 रुपया मेरा, ये 20 रुपया तेरा, 10-20 मिलाओ और सब पैसा इकट्ठा करो और शेयर खरीद डालो, एक शेयर, अलाउड है? हाँ, जॉइंट शोल्डर है ना। ये बेटा मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। कितने मैक्सिमम? ऐसा नहीं कि पूरा गांव शहर मिलके एक शेयर खरीद रहा है। आप अगर शेयर परचेस करना चाहते कर सकते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग? 3 लोग। अच्छा, अब जॉइंट होल्डर है, अब एक बात सोचो ना, ऑप्शन कितने मिले तुम्हारे को? 2 ही ऑप्शन तो है। अकेले खरीदोगे तो सोल मेंबर, सोल शेयरहोल्डर, या तो 2 लोग मिलके खरीदो या 3। मतलब जॉइंट होल्डर का मतलब क्या होगा? 2 या 3, क्योंकि 3 से ज्यादा लोग मिलके जॉइंट शेयर मतलब कोई कंपनी के शेयर परचेस कर ही नहीं सकते। तो जॉइंट शोल्डर्स का मतलब ये हो गया इफ शेयर्स आर परचेस्ड बाय 2 or more members, 2 or more persons jointly, और ब्रैकेट में देता हूं मैक्सिमम कितने लोग होंगे? 3, मैक्सिमम 3 लोग। ये एक्चुअल में जॉइंट होल्डर के बारे में भी बहुत सारी बातें आएगी बार बार, मतलब बार बार आएगा, तो एक बार में कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं अपन लोग। दो या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जब शेयर परचेस करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज जॉइंट होल्डर। ठीक है, अब आप जब कोई कंपनी के शेयर परचेस करते हैं तो जो कंपनी होती है वो एक रजिस्टर मेंटेन करती है कंपलसरी। जैसे ICAI, जब आप सीए बन जाओगे ना तो आप ICAI एक रजिस्टर मेंटेन करती है, उसमें आपका नाम लिखेगी, तब आप ICAI के मेंबर कहलाओगे। तो वैसे ही क्या होता है बेटा, जो कंपनियां होती है ना, हर कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, उसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्या बोलते हैं इसको?
रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो ये जो कंपनी है हर कंपनी अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है, इसको बोलते हैं आरओएम। क्या बोलते हैं इसको? आरओएम। और अपन जो वर्ड यूज करते हैं ना मेंबर, मेंबर का मतलब ये होता है वो पर्सन जिसका नाम कंपनी के आरओएम में लिखा हो, वो पर्सन कंपनी का क्या कहलाता है? मेंबर, है ना। आरओएम का मतलब जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है, तो एक पर्सन मेंबर कब कहलाता है? जब उसका नाम कंपनी के आरओएम में आ जाए। मैंने एक बार आपको बोला था, और शायद अर्ली बर्ड में बात अपना डिस्कशन हुआ था, एक वर्ड होता है बेटा शेयर होल्डर, और दूसरा वर्ड क्या होता है? मेंबर। ये दो वर्ड है। वैसे तो जो मेंबर, ये दोनों वर्ड अपन क्या करते हैं बेटा? इंटरचेंजेबल यूज कर लेते हैं। हम बोलते हैं मैं शेयर होल्डर हूं या मैं मेंबर हूं, लेकिन ये दोनों वर्ड में डिफरेंस आता है। मतलब कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों वर्ड में क्या हो सकता है? डिफरेंस हो सकता है। अब वो पॉइंट ऑफ टाइम समझना बेटा। जैसे थोड़ा बताओगे क्या, एक पर्सन शेयर होल्डर कब बनेगा? जब कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट किया। आपको प्रोसेस तो मालूम होगा, आप कंपनी के अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप कंपनी को क्या करोगे? एप्लीकेशन, फिर कंपनी आपको क्या करेगा? अलॉटमेंट। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ये जो मिस्टर एक्स है उसको कंपनी ने अलॉटमेंट किया है, इसको कंपनी ने अलॉटमेंट किया 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को जैसे अलॉटमेंट किया ना, तो ये जो मिस्टर एक्स है ही बिकम्स शेयर होल्डर। वो क्या बन गया? शेयर होल्डर। लेकिन ध्यान रखना, अभी वो मेंबर नहीं बना है, अभी वो केवल क्या बना है? शेयर होल्डर। अब हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसका एक सेक्शन नंबर 88 है, आप पढ़ोगे आगे। सेक्शन 88 में लिखा है कि आप जब अलॉटमेंट करते हो किसी को, उसका नाम आपको आरओ में लिखना पड़ेगा, वही तो मेंबर बनेगा, और उसका नाम आपको 7 दिनों के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितने दिन में? 7 दिन। तो अब ये जो कंपनी है, कंपनी ने ये जो एक्स है उसका नाम आरओ में रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्ड किया मान लो बेटा 15/4 को, तो 15/4 को वो क्या बनेगा? मेंबर। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 10 से लेके 14 तक वो क्या है? शेयर होल्डर। जब वो जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? देखो शेयर होल्डर घूम रहा है। और 15 तारीख को क्या हो गया? जैसे ही उसका नाम आरओ में आ गया ना, तो वो क्या बन गया? कंपनी का मेंबर। अच्छा, अब वो शेयर होल्डर है कि नहीं है? मतलब 15 तारीख से अब वो दोनों हो गया, वो शेयर होल्डर भी हो गया और वो मेंबर भी हो गया। अब एक सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा? है तो वही आदमी भाई। आप अगर केवल शेयर होल्डर हो, आप 10 से 14 तक आप क्या हो? 10 से 14 तक क्या हो बेटा? आप शेयर होल्डर हो, और 15/4 ऑनवर्ड्स, 15 तारीख के बाद में आप शेयर होल्डर भी हो और प्लस आप क्या हो गए? मेंबर। तो मेरे को ये सोच के बताना आपको इससे फर्क क्या पड़ेगा। देखो, पूरे कंपनीज एक्ट में जितने भी अधिकार दिए ना, वो अधिकार मेंबर को दिया है। किसको दिया? मेंबर को। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कंपनी मान लो 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक मेंबर को कोई बुलाती है, नोटिस देती है, तो आपको नोटिस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अभी तक मेंबर नहीं हो। मतलब मेंबर पूरे अधिकार लॉ में किसको दिया? मेंबर को। तो इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट्स आर गिवन टू मेंबर्स। तो इसलिए मेंबर इंपॉर्टेंट वर्ड है, और हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते कि मैं मेंबर की जगह शेयर होल्डर लिख दूं। मतलब कई चीजें अपन ऐसे जाने जाने में गलती करते हैं, अपने को लगता है सही तो है, दोनों का मतलब तो एक है, नंबर क्यों कटा? अरबी यार दोनों का मीनिंग अलग है। आप शेयर होल्डर वर्ड अलग है, मेंबर वर्ड अलग है। पूरे लॉ में क्या वर्ड मिलेगा आपको? मेंबर। हर जगह मेंबर वर्ड मिलेगा। और अगर आप लॉ में आप लिखते समय शेयर होल्डर लिख दोगे, मतलब आप कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि दोनों का मीनिंग ही अलग अलग है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है क्या वर्ड यूज करना है आपको? मेंबर। यहां पर भी देखो चेक करो, 100 में क्या लिखा? बाय रिक्वेशन कौन देगा? अब आप लिख दो बाय शेयर होल्डर, तो क्या सही है क्या? नहीं। तो ये नॉलेज आपको होना ही जरूरी है कि भैया शेयर होल्डर अलग इंसान है, मेंबर अलग इंसान है। तो पूरे कंपनीज एक्ट ने अधिकार किसको दिया बेटा? मेंबर को। शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर के बारे में वर्ड नहीं है। मेंबर्स आर गिवन ऑल द राइट्स। तो अब मेरा वापस से मेरा सवाल आ रहा है, ये तो मैंने आपको शेयर होल्डर, शेयर और मेंबर के बारे में बता दिया। अब ये बताओ,
जैसे जो कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, ये जो जॉइंट शेयर है ए, बी और सी, ये तीन लोगों ने मिलकर कंपनी का शेयर परचेस किया, तो तीनों को मिलकर क्या बोलेंगे? जॉइंट होल्डर, दे आर जॉइंट होल्डर। अच्छा, ये जो ए है ये 80 साल का है, बी जो है ये मान लो बेटा 50 साल का है, और सी जो है वो मान लो 10 साल का है, या चलो मेजर बना देते हैं, ये 18 साल का है। ये तीन लोग हैं। अब मेरा पहला सवाल है, जो कंपनी का आरओएम बनेगा, आरओएम में क्या तीनों के नाम आएंगे या तीन में कोई एक का नाम आएगा, और एक का आएगा तो किसका आएगा, या तीनों का आएगा? अब इसके बारे में बात करो, क्या लग रहा है आरओएम में किसका नाम आना चाहिए? एक का, तीन का, तीनों का? कितने लोग लग रहा है? तीनों का। देखो बीच बीच में ना तुक्के भी मारना सीखना पड़ेगा, उसका भी तो प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम में कई चीज नहीं आती तो क्या मानना पड़ते? तुक्के। तो तुक्के की भी क्लास में प्रैक्टिस करना है। नहीं आता तो भी हाथ उठाओ ना, क्या दिक्कत है? पता चलेगा तुम्हारा तुक्का कितना सटीक बैठता है। चलो, लगभग लोग को क्या लग रहा है? तीनों का आएगा, बिल्कुल सही है। चलो, पहला सवाल सही है। अब अगला सवाल है, अब तीनों का नाम आना चाहिए, उसका कोई सीक्वेंस होना चाहिए क्या? मतलब या जैसा मर्जी एबीसी, सीबीए, बीसीए, बीएसी, जैसा मर्जी वैसा चल सकता है? कोई फर्क है क्या बेटा नाम में, सीक्वेंस में कोई फर्क है क्या? फर्क तो पड़ता है, फर्क तो अच्छा, अल्फाबेटिकल मतलब नई तरीके से। अरे ऐसा भी बोल सकते हैं, उम्र दराज वालों का पहला लिखो, एज वाइज लिखो, बच्चा से बूढ़ा, बूढ़ा से बच्चा, ऐसा कुछ अल्फाबेटिकल। अच्छा मान लो, अभी लिखना मत खोज, मान लो आरओएम में आपने लिखा एबीसी, या आपने लिख दिया सीबीए, या आपने क्या लिखा बीएससी, या आपने लिख दिया बीसीए, ऐसा करके कुछ भी लिखा आपने, तो इससे कोई नाम तो तीनों का आ गया, बिल्कुल सही है। पर आपका सीक्वेंस बदल रहा है यहां पे, क्या सीक्वेंस से फर्क पड़ता है? ये सवाल है। द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। अब क्या फर्क पड़ता है सुनना, एक बात सोचो, आप लोग ने कंपनी में तीनों ने मिलके 1 लाख रुपए लगाए। अभी 1 लाख रुपए जो तुमने लगाए ना, तो कंपनी को तुम बताओगे हम 3 लोग ने मिलके 1 लाख रुपए लगाए। अभी हो सकता है बेटा कि 1 लाख में ब्रेकअप है तुम्हारा आपस का, कि एक आदमी ने 10,000 लगाया, दूसरे ने 20 लगाया, और तीसरे ने 70 लगाया। ऐसा जरूरी थोड़ी कि बराबर बराबर लगाओगे, आप जैसा मर्जी वैसा लगा सकते। एक ने 10, एक ने 20, एक ने 70। और अब ये कंपनी ने 10% का डिविडेंड दिया, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 हो गया। 10,000 रुपए का जो डिविडेंड है ना, ये 10,000 रुपए का डिविडेंड है। अब ये बताओ, ये डिविडेंड आपके हिसाब से कैसा बंटना चाहिए? क्या बराबर बंटना चाहिए क्या? नहीं, जिस रेशियो में पैसा लगा उस रेशियो में बंटना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या कंपनी जो है, ये कंपनी 10,000 रुपए 3 लोग को बांट के देगी क्या? कि ये ले तू कितना रुपए रख, 1,000 रुपए, तेरा 2,000 और तेरा 7,000। क्या कंपनी 3 चेक बनाएगा क्या? नहीं, कंपनी तो एक ही चेक बनाएगा, क्योंकि मेंबर तीनों मिलकर एक ही है ना। तो कंपनी 10,000 रुपए का क्या भेजेगा? एक चेक भेजेगा। अच्छा, कंपनी को ये बताना पड़ता है क्या कि मेरा 10 है, इसका 20 है, इसका 70 है? आंसर है नो। कंपनी को ये सब कोई मतलब ही नहीं है। कंपनी को मतलब है कि तुम तीनों ने मिलकर 1 लाख शेयर खरीदा, और कंपनी के लिए तुम मिलकर एक शेयर हो, और कंपनी तुमको 10,000 रुपए का एक चेक देगा डिविडेंड का। अब सवाल है, ये 10,000 का चेक किसको दिया जाएगा? अरे हाँ, जॉइंट अकाउंट, और कुछ 70 वाले को? अरे 70 तो पता ही नहीं है उनको, 70 उनको थोड़ी पता है आपस का हिसाब। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट होता है बेटा, कंपनी कम्युनिकेट एक आदमी से करता है ना। कंपनी बाकी लोग से कोई मतलब ही नहीं है। कंपनी नाम तीनों का रिकॉर्ड करेगा, पर कंपनी कम्युनिकेट एक आदमी से करता है, और वो आदमी कौन है? ये मतलब फर्क क्या है? देखो, ये ए उम्र वाला है, ये यहां पे ए का नाम पहले नंबर पे, इसमें ए का नाम तीसरे नंबर पे, इसमें ए का नाम दूसरे नंबर पे। तो क्या एज वाइज डिसाइड होगा क्या? आंसर नो। ये होता है बेटा, कंपनी कम्युनिकेट करता है फर्स्ट होल्डर से। किससे कम्युनिकेट करेगा? फर्स्ट होल्डर। मतलब जिसका नाम आरओएम में
पहले नंबर पे लिखा हो, कंपनी उससे कम्युनिकेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी 10,000 का चेक किसको भेजेगा, पहले वाले को। अब उसकी जवाबदारी है कि वो आपस में हिस्सा बंटवारा करे। अच्छा, उसकी नीयत खराब हो गई कि मेरे अकाउंट पे आ रहा है मैं नहीं दूंगा, तो क्या होगा बेटा, क्या बाकी लोग कंपनी के ऊपर केस ठोक सकते हैं? क्या करना पड़ेगा, या आपस में लड़ाई झगड़े करो, है ना। आपको केस करना किधर करो, आपस में एक दूसरे के ऊपर कोर्ट में केस करो, वहां से कंपनी को कोई मतलब नहीं है। क्लियर पॉइंट। मतलब देखो, अब ये फर्स्ट होल्डर का इंपॉर्टेंस देखो, कंपनी डिविडेंड फर्स्ट होल्डर को देगा। कंपनी को अगर मीटिंग बुलानी है तो कंपनी सबको क्या भेजता है, नोटिस। वो जो नोटिस है, अरे बेटा कंपनी तीनों को नोटिस नहीं देता, कंपनी केवल किसको नोटिस देगा, फर्स्ट होल्डर को। मतलब कंपनी का कम्युनिकेशन पॉइंट एक ही आदमी है, कंपनी किससे बातचीत करेगा, फर्स्ट होल्डर। अच्छा, नोटिस आपने पहले वाले को दिया, मीटिंग में कौन आ सकता है, तीनों आ सकते हैं क्या, क्योंकि खाना मिलता है बढ़िया वाला। हाँ, इन लोग तो सोचे कि हम तीनों इसलिए खरीदते हैं कि खाना खा खा के वसूल कर लेंगे शेयर। तो भाई 2,000 तो लगाए, आप कहीं ठीक ठाक जगह जाते हो तो आराम से 500-600 रुपए तो पर हेड आई जाते हैं। तो तीनों ने प्लानिंग किया 1,500 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर मीटिंग अटेंड करेंगे 500 या 1,500, एक मीटिंग में अपना शेयर का कॉस्ट बाहर, उसके बाद तो फायदा ही फायदा, फिर हर बार खा रहे हैं वो फायदा है, और डिविडेंड में मिल गया ठीक है, खा के वसूल कर लेंगे अपन। हाँ, क्या लग रहा है, मीटिंग में कितने आएंगे, 3, 1। हाँ बेटा, मीटिंग में तीनों आएंगे, मीटिंग में, क्योंकि तीनों क्या है, मेंबर, तो मीटिंग में तीनों आएंगे। प्लेट कितना देंगे बेटा, एक देंगे, हाँ कि 3, मेंबर 3 है बेटा, मतलब इतना चिंदीगिरी कंपनियों में नहीं होता। ठीक है, तो इस हद तक मत गिरो कि 2 को ऐसा, मतलब 2 लोग ऐसा देख रहे खाते हुए। ठीक है, तो क्या देंगे, या एक को दे दिया, तीनों मिलके खाओ, ये इतना है, फिक्स पैकेज है। अब एक को खाना एक खाओ, तीनों को मिलके खाना है, तीनों मिलके खाओ, ऐसा नहीं होता, वो तीनों को प्लेटें दी जाएगी। ठीक है, अब एक सवाल यह है कि ज्यादा प्रिविलेजेस किसको मिल रहा है देखा जाए तो। अच्छा, वोट कौन देगा ये बताओ, जैसे शो ऑफ हैंड हो रहा है, तीनों शो ऑफ हैंड में क्या होता है, 1 मेंबर 1 वोट, तो 3 मेंबर है क्या, या तीनों मिलकर एक है, अभी तीनों बैठे, तीनों हाथ उठा रहे हैं हम फेवर में, तो एक आदमी एक शेयर पे कितना वोट दे रहा है, 3। अरे आप सोचो, ये तीनों ने, आप जरा सोचना, आपको लग रहा है ना तीनों, एक बात सोचो, 3 लोग मिलकर 1 ठो शेयर खरीदा है, और एक आदमी जिसने 1 लाख शेयर खरीदा है, वो अकेले आया है, वो एक हाथ उठा रहा है, उसका 1 वोट, और वो 1 शेयर खरीद रहा है, और उनका वोट कितना काउंट हो रहा है, 3 वोट। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, तो वोट कौन देगा बेटा, एक ही वोट होगा, तीनों में क्या वोट होगा, एक। अब ये बताओ, वो वोट का अधिकार किसको मिलेगा, फर्स्ट होल्डर। मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जॉइंट होल्डर में कंपनी एक ही आदमी से इंटेक करेगा, किससे, फर्स्ट होल्डर, और कंपनी सारे अधिकार किसको देगा, फर्स्ट होल्डर। हाँ, पहला वाला नहीं आया तो फिर सेकंड वाले को, सेकंड वाला नहीं आया तो थर्ड वाले को, समझिए, ये होता है एक सीक्वेंस। अब पॉइंट ये है कि नाम पहले किसका लिखा जाए, ये कैसे मालूम चलेगा। अरे ज्यादा पैसा तो मैंने आपको बोला, कंपनी को मतलब ही नहीं है, कंपनी को 1 लाख का एक शेयर आ रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि मैंने इतना दिया, इसने इतना, कंपनी को मतलब ही नहीं है, तो ज्यादा पैसा वाला तो हटा दो। जो एप्लीकेशन दिया जाता ना, जब आप कंपनी का शेयर खरीदोगे तो आप क्या दोगे बेटा, एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी को जब आप देते हो ना, उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा रहता है कि जॉइंट होल्डर अगर हो तो बताओ फर्स्ट होल्डर कौन है, सेकंड कौन है, और थर्ड कौन है। जब आप जब कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना, तो उसमें आपको तीनों को मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा कि फर्स्ट का नाम किसका लिखना है। आपने मान लीजिए बोला कि फर्स्ट का नाम सी का रखेंगे, फिर ए का, और फिर बी का, तो वो जो सीक्वेंस में आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, ये आपस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो आपने जो बोला, कंपनी सेम सीक्वेंस में आरओ में तुम्हारा नाम लिखेगी। मतलब ये कंपनी डिसाइड नहीं करता, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा, आप लोग करोगे। आप जो सीक्वेंस सेट करोगे, कंपनी वही सीक्वेंस अपने आरओ में लिखेगा। क्लियर पॉइंट। तो ये होता है जॉइंट होल्डर। तो यहां पर ना एक वर्ड अपन लिख देते हैं, हाँ ये, हाँ
कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नोट कीजिएगा, नेम ऑफ all the joint holders are recorded. कंपनी के आरओ में सारे जॉइंट होल्डर, सारे मतलब मैक्सिमम कितने होंगे? 3। भाई या तो 2 हो गए, 3 होगा, तो सबका नाम लिखा जाएगा। फर्स्ट होल्डर, सेकेंड होल्डर और थर्ड होल्डर, इस तरीके से लिखा जाता है, फर्स्ट होल्डर, सेकेंड होल्डर और थर्ड होल्डर। अब मैं फर्स्ट होल्डर के बाजू में क्या लिखूंगा? ऑल द राइट्स आर गिवन टू फर्स्ट होल्डर। मतलब इसको क्या मिलेगा बेटा? प्रायोरिटी। कंपनी पूरा कम्युनिकेशन वगैरह किससे करेगा? फर्स्ट होल्डर। लेकिन ध्यान रखना, मेंबर तीनों हैं। मेंबर कौन है? तीनों। तीनों का नाम आ रहा है। मेंबर का डेफिनेशन ही क्या हुआ बताओ तो? मेंबर का डेफिनेशन बताओ। वो पर्सन जिसका नाम आरओएम में लिखा है। अ पर्सन हुज नेम इज रिकॉर्डेड इन द आरओएम, वो कंपनी का मेंबर है। तो नाम तो तीनों का लिखा है, तो मेंबर कौन है? तीनों। पर कंपनी कम्युनिकेट किससे करेगा? एक आदमी से। और किससे? जिसका नाम फर्स्ट होल्डर के रूप में लिखा है। और ये कौन बताएंगे? वो खुद ही बताएंगे। भैया मेरा नाम पहले, फिर इसका नाम, फिर इसका नाम। कंपनी वैसा छाप देगा आरओएम में। क्लियर है? अब मैं यहां पे जॉइंट होल्डर की बात मैंने क्यों किया? अब एक सवाल है मेरा, मान लो एक केस आया, मतलब ये देखो आपको मालूम है केस क्यों आते हैं? क्योंकि जहां पे लॉ मेकर कुछ लॉ नहीं बनाते, वहां पे डिस्प्यूट आता है कि भाई यहां पे क्या किया जाए, तो वहां पे फिर मैटर कोर्ट में जाता है। और फिर कोर्ट क्या देखता है कि इस लॉ का इंटेंशन क्या है, और उसके हिसाब से कोर्ट अपना फैसला सुनाते हैं। ठीक है? अब यहां पे मैटर ये आया कि जब रिक्वाजिशन की बात चली तो एबीसी 3 जॉइंट होल्डर है। अभी सवाल है कि रिक्वाजिशन में जब ये तीनों पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उसमें साइन कौन करे? ऑप्शन 1 पहला वाला साइन करेगा, ऑप्शन 2 तीनों को साइन करना पड़ेगा, तभी रिक्वेशन वैलिड होगा क्योंकि तीनों मेंबर है। और ऑप्शन 3 तीनों में कोई भी साइन करेगा तो चलेगा, चाहे ए करे, बी करे, सी करे। ये एक मैटर कोर्ट में गया, तो आमतौर पे अपना आंसर क्या लगना चाहिए? जिसका नाम पहले नंबर पे लिखा है। पर यहां पर कोर्ट का जो फैसला है ना, वो ये है कि अगर जॉइंट होल्डर होता है तो उस केस में एनी ऑफ द जॉइंट होल्डर में साइन द रिक्वाजिशन। मतलब इसमें प्रायोरिटी नहीं कि पहला वाला ही करे, पहला वाला भी कर सकता है, दूसरा वाला भी कर सकता है और तीसरा वाला भी। तीनों में कोई एक का भी साइन आ गया ना तो कंपनी इस इक्वेशन को वैलिड मानेगा, चाहे तीनों में आपस में सहमति हो या ना हो। वो इनका आपस का मैटर है भैया, ध्यान रखना। अगर इनकी आपस की नहीं बन रही है, पहले इन्होंने शेयर खरीद लिया, फिर आपस में नहीं बन रही है, तो आप शेयर बेच दो, पैसा बांट लो, ये तुम्हारा इंटरव्यू मैटर है, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो अभी जो मैंने आपसे जो 2-3 बातें की ना, ये एक बार मैं आपको नोट्स से दिखाऊंगा। ये देखो नोट्स लिखा है बेटा, पेज नंबर 10.9 निकालिए। और अभी नोट्स वर्ड है ना, मतलब क्या हुआ? हम लोग एक्ट से बाहर निकल गए, हम लोग रूल से बाहर निकल गए। ये नोट से मतलब क्या हुआ? ये कुछ केस हुआ है या कोई क्लैरिफिकेशन है जो दिया गया है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स में 3 पॉइंट लिखे। पॉइंट नंबर 1 पढ़ें, ये मैं कल बता चुका हूं आपको। क्या बोलता है? वंस अ वैलिड इक्वेशन इज सबमिटेड, एक बार अगर वैलिड इक्वेशन जमा हो गया, एग्जांपल याद करो बेटा जो अपने कल बात किया था, एक्स और वाई दोनों ने जमा किया, 6% और 5% मिलके कितना हो गया था? 11%। तो वो वैलिड था। डायरेक्टर्स हैव टू कॉल मीटिंग इवन इफ सम ऑफ द रिक्वेस्टेड हैव विथड्रॉन देयर कंसेंट और सीज टू बी अ मेंबर। समझ गए क्या मतलब हुआ? मतलब एक बार वैलिड इक्वेशन जमा हो गया तो बीओडी को मीटिंग बुलाना ही पड़ेगा, भले बाद में क्या हुआ
कुछ लोगों ने अपने रिक्वेशन को वापस ले लिया या कुछ लोग मेंबर नहीं रहे, तो ये अपन कल बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब ये ना ये क्लैरिटी रहेगा ना, तो अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो एकदम बड़ा सा क्वेश्चन सिचुएशन बना के आएगा, मतलब पूरी कहानियां लिखते हैं पहले, और कहानी का ब्रीफ ये रहेगा कि ये मेंबर था, ये विड्रॉ कर लिया, या ये मेंबर था जो अब ये मेंबर नहीं रहा। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना आंसर जो है वो कॉन्सेप्ट के बेस पे बनेगा। सेकंड नंबर देखो, इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर, जो अभी मैंने आपको बताया, इफ वन और सम ऑफ देम साइन द रिक्वेशन, कोई अकेला साइन करे या कुछ करे या सब करे, तो क्या बोला, इट शैल बी डीम्ड दैट ऑल द जॉइंट होल्डर साइन द रिक्वेजिशन। तो कॉन्सेप्ट क्या बन गया अपना, जॉइंट होल्डर के केस में एक या एक से ज्यादा लोग साइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल वैलिड इक्वेशन माना जाएगा। थर्ड वर्ड छोड़ दिएगा अभी मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए, ये दो मैंने कोरिलेट करा दिए। चलिए अब वापस आते हैं अपन, और अभी अपन कौन से सेक्शन के अंदर घूम रहे हैं, सेक्शन नंबर 100। कौन सा सेक्शन चल रहा है, सेक्शन नंबर 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है टाइम पीरियड फॉर कॉलिंग द मीटिंग। अब जरा कनेक्ट करना बेटा, आपका अगर इक्वेशन वैलिड है, अगर हमारा इक्वेशन वैलिड है, इक्वेशन वैलिड मतलब क्या हुआ, लिमिट पूरा कर लिया और एसएमएस, समझ गए, लिमिट पूरी हो गई और एसएमएस, ये चारों कंडीशन अगर पूरा हो गया तो हमारा इक्वेशन वैलिड है। और अगर हमारा इक्वेशन वैलिड होगा तो क्या होगा, बोर्ड को मीटिंग कॉल करना पड़ेगा, बोर्ड को मीटिंग कॉल करना पड़ेगा। अच्छा अभी बताओ, अगर बीओडी को मान लो, ये सब आप सब हमारी कंपनी के मेंबर है, आप में से दो लोगों ने कंपनी को रिक्वेस्ट भेजा और आपके बाद 10% का, अच्छा जो रिक्वेशन भेजते हैं ना उनको बोलते हैं रिक्वेजनिस्ट। क्या बोलते हैं, रिक्वेजनिस्ट। जो रिक्वेजिशन भेजते हैं दे आर कॉल्ड एज रिक्वेजनिस्ट। तो वो जो रिक्वेजनिस्ट हैं उनका रिक्वेशन वैलिड था, 10% शेयर है। अब बोर्ड को मीटिंग कॉल करना है और बोर्ड को जनरल मीटिंग कॉल करना है, ईजीएम कॉल करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, हाँ सारे लोगों को नोटिस भेजना पड़ेगा। अब कंपनी क्या करेगा बेटा, सारे लोग को नोटिस भेजेगा। अब ये जो नोटिस भेजा जाएगा और फिर मीटिंग होल्ड होगा। आप पहले नोटिस भेजोगे और उसके बाद एक दिन आप क्या करोगे, मीटिंग करोगे। अब एक बार लैंग्वेज पढ़िए जरा, वो जो लिखा ना कॉलिंग ऑफ द मीटिंग, इसको एक बार लैंग्वेज पढ़िए। पॉइंट नंबर 3 पूरा पढ़ना है आपको। समझे, और एक हैबिट क्या डालना है, एक ही बार पढ़ना है। ये हैबिट डाल दो, ऐसा नहीं कि 4 बार पढ़े जा रहे उसको नहीं। आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि एक बार पढ़ के आप इंटरप्रेट करें, कोशिश करते हैं ना, भले शुरू में 2 बार पढ़ना पड़े 3 बार, पर एक समय ऐसा दिमाग में रखोगे तो एक समय आएगा कि जब एक ही बार पढ़ने की नौबत आती है आपको। क्योंकि एग्जाम में आप बार बार पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, कुछ चीजें छूट जाएगी। तो वो हैबिट अपने को अभी से डेवलप करनी है। तो मीटिंग कब होगा इसके बारे में कुछ बात है, तो आप मेरे को ये बताओ, मैं आपको कौन सी डेट बताऊंगा तो आप मेरे को कुछ आगे की बातें बताओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन। अच्छा, रिक्वेजिशन रिसीट होना मतलब क्या होता है, जब कंपनी को रिक्वेजिशन मिला, आपने अपने हाथ से कब भेजा उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी को रिक्वेजिशन कब मिला वहां से कुछ कैलकुलेशंस है। तो आप नोट कीजिएगा, इसको लिखते हो। कॉलिंग ऑफ ईजीएम ऑन रिक्वेजिशन। डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है।
ये एग्जांपल लेता हूं, 1 अप्रैल को आपने रिक्वेशन जमा किया, 1 अप्रैल को आपका रिक्वेशन कंपनी को मिला, जो कि वैलिड है, परफेक्टली सब चीजें सही है। तो अब बीओडी को एक्शन लेना है, मीटिंग कॉल करना है। थोड़ा बताओ बेटा क्या आप समझे तुम लोग। सबसे पहले बीओडी क्या करेगा, कितने दिन में, अच्छा 21 दिन में मीटिंग कॉल करने का मतलब क्या हुआ, नोटिस भेजना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो डेट है ना, इसके विदिन 21 डेज, विदिन 21 डेज सेंड नोटिस टू ऑल मेंबर्स। आपको नोटिस भेज देना है, आप नोटिस पोस्ट कर देना है, कंपनी को नोटिस, बीओडी को, सारे मेंबर को नोटिस भेज देना है। तो 1 अप्रैल से 21 दिन, अभी मैं कैलकुलेशन एग्जैक्ट लॉ के हिसाब से नहीं करूंगा, आप जब नोटिस का लॉ पढ़ोगे ना 101, तो पूरा कैलकुलेशन आएगा अभी आपको। अभी फिलहाल ये मान लेते हैं, ये क्या डेट हो गया बेटा, 21, 1 + 21 कर दो ना सीधा, ये क्या हो गया 22 अप्रैल। ये 22 अप्रैल तक आपको नोटिस पोस्ट करना है, भेजना है अपने यहां से। इसका मतलब, मेरे सवालों को जवाब दो बेटा, 1 तारीख को बीओडी को नोटिस आया, क्या बीओडी 2 तारीख को पोस्ट कर सकता है क्या, अगले दिन, 3 को, 10 को, 20 को, 25 को? नहीं, 20 अप्रैल लास्ट डेट है जहां पे आपकी जवाबदारी कि आप नोटिस पोस्ट कर दो। चलो अब एक सवाल है अगला आपसे, मान लो कंपनी ने 2 अप्रैल को नोटिस पोस्ट किया, सही है गलत है? सही है, और उसमें लिखा आज से ठीक 10 साल बाद तुमको आना है, गलत है सही है? गलत है। कब तक बुलाना पड़ेगा? आपको 21 दिन में नोटिस पोस्ट भी करना है, साथ में इस बात को इंश्योर करना है कि 45 दिन के अंदर मीटिंग होल्ड हो जाए। अच्छा 45 दिन कहां से? जिस दिन नोटिस भेजा वहां से नहीं, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन। देखो कितनी कीमती डेट है बेटा, यहां से फिर एक कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। ये अपन क्या बोलेंगे, विदिन 45 दिन ये जनरल मीटिंग जो है ना आपकी, ये क्या हो जाना चाहिए, होल्ड हो जाना चाहिए। मतलब एक्चुअल में बुला लेना चाहिए आपको। मीटिंग होल्ड करना मतलब क्या हुआ, मीटिंग बुला लो, मेंबर को बुलाओ, वो जो मीटिंग का डेट है वो 45 दिन के अंदर आपका हो जाना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन। तो 1 अप्रैल से मान लो 29 दिन ये वाले, और 45 दिन माइनस कर दो, कितना हो गया 16। मतलब ये लास्ट डेट क्या हो गई 16 मई। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप 22/4 तक नोटिस भेज दो, और वो नोटिस में जो डेट लिखोगे ना कि कब आना है, तो वो लास्ट डेट क्या होगा बेटा 16 मई। 20 मई मत लिख देना, क्योंकि 45 दिन के बाहर हो जाएगा। मतलब लॉ मेकर चाहते हैं फटाफट मीटिंग कॉल करो। अगर रिक्वेजिशन वैलिड है ना, तो क्यों डिले करो भैया, 1.5 महीने के अंदर खत्म करो फटाफट। तो आपको 45 दिन का टाइम होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार मैं रीडिंग कर रहा हूं इसको, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद में कोशिश करना। और ये लॉ मैंने इतना सिंप्लीफाइड करके बनाया ना, पूरे पॉइंट बनाए हैं, पूरे हेडिंग डाली है। कभी आपको ये टफ लगे ना, तो एक बार स्टडी मेट उठा के देखना, तो आपको इज्जत मिलेगी, आपको इज्जत समझ आएगी कि मैंने कितनी मेहनत की है ना। ये नोट्स में बहुत, मतलब ये हर बैच में मैं पूछता हूं, लगभग 70-80% जो बच्चे होते हैं ना, उनको बुक याद हो जाती है। मतलब वो समरी वगैरह भी दी हुई है, पर वो कोई समरी रेफर नहीं करते, क्योंकि लैंग्वेज को मैंने बड़ा सिंप्लीफाइड किया है, पॉइंट वाइज डिवाइड किया है, हाईलाइटर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको रंग बिरंगा किया हुआ है आप लोग के लिए, है ना, ताकि वो चमकता हुआ आपको दिखे, और अपने आप बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इफ द वैलिड इक्वेशन इज डिपॉजिटेड, अगर वैलिड इक्वेशन जमा हुआ तभी तो बीओडी को मीटिंग कॉल करना पड़ेगा। द बोर्ड इज रिक्वायर्ड, बोर्ड का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग। प्रोसीड करना मतलब क्या हुआ बेटा, दैट इज टू सेंड नोटिस। अब आप चाहो ना तो प्रोसीड टू कॉल की जगह सेंड नोटिस भी लिख सकते हो, मीनिंग सेम है, और प्रोसीड कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है ना, आप इसको ये भी लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू proceed to call a meeting
और इन जनरल अगर याद हो रहा है तो क्यों मैं दूसरा वर्ड याद करूं, मैं लिख सकता हूं ना, प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग विद इन 21 days from the date of receipt of requisition, and the meeting shall be held within 45 days from the date of receipt of requisition. सिंपल है, एक बार बोल के बताओगे क्या? If the valid requisition is deposited, the BOD shall proceed to call a meeting within 21 days from the date of receipt of requisition, and the meeting shall be held within 45 days from the date of receipt of requisition. अब क्या होगा देखते हैं. अब अगला हेडिंग देखो तो जरा, हेडिंग से कई चीज समझ आती है. क्या बोलता है? रिक्विजनेस टू कॉल द मीटिंग. अरे रिक्विजनेस का मतलब क्या? एक मिनट, मेरा सवाल है, क्या रिक्विजनेस का मतलब मेंबर है क्या? नहीं है. क्या मतलब है? उन मेंबर को रिक्विजनेस बोलते हैं जिन्होंने रिक्वेजिशन भेजा है. जैसे मेंबर तो आप सब हो, पर आप में से 2 लोग ने रिक्वेजिशन भेजा, तो जो मेंबर में जो 2 लोग हैं ना, उनको क्या बोलेंगे? रिक्विजनेस. तो यहां पर क्या लिखा है? हेडिंग देखो, रिक्विजनेस टू कॉल द मीटिंग. अब जरा सोच के बताना, रिक्विजनेस मीटिंग बुला रहे हैं. अभी तो अपने बात किया था बीओडी मीटिंग बुलाता है, पर अब क्या बात करें? रिक्विजनेस मतलब जो 2 लोग हैं वो मीटिंग बुला लेंगे. ऐसा क्या हुआ होगा? जब बोर्ड ने डिफॉल्ट किया होगा. भाई लॉ में करने के, अब आप सोचो ना, डिफॉल्ट क्यों नहीं करेंगे? आप चिट्ठी लिख के क्या बोले हो? हम आपको हटाना चाहते हैं, मीटिंग बुलाओ. तो डायरेक्टर को हटाने के लिए आप रिक्वेशन भेज रहे हो, तो डायरेक्टर क्या बोले? हम तो मीटिंग ही नहीं बुलाते, तो कैसे आओगे आप लोग, और हम कैसे हटेंगे? तो लॉ मेकर ने क्या किया? रिक्वेजनेस को पावर दे दिया कि अगर बीओडी गड़बड़ करते हैं ना मीटिंग बुलाने में, तो हम आपको अधिकार देते हैं, आप मीटिंग बुला सकते हो. ठीक है, तो चलिए अब एक काम करो, जरा पॉइंट नंबर ए को पढ़ना. पॉइंट नंबर ए को पढ़ना. और ये तुम सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, ये एकदम दिमाग में रखना. तुम इंटरप्रिटेशन स्किल डेवलप कर रहे हो ये पढ़ पढ़ के. ठीक है, बड़ा भारी कुछ है नहीं. एक बार फटाफट बता दो भाई, क्या लग रहा है? ये रिक्विजनेस मीटिंग कब बुलाएंगे? अगर बीओडी मीटिंग कॉल करने में फेल होगा. तो लॉ मेकर ने रिक्विजनेस को पावर दे दिया कि अब तुम मीटिंग बुलाओ. अच्छा, अब जरा सोचो, तुम मीटिंग बुलाओ का मतलब, अच्छा कब तक बुलाओ? विद इन 3 मंथ. कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन. तो ये एक और आ गया, खो गया बेटा मेरा, कहां गया? ये आ गया. आओ लिखो इसमें. अब यहां से एक लंबी और लाइन जाएगी. विद इन 3 months, ब्रैकेट में इफ बीओडी फेल्स, EGM by requisitionist. अगर बीओडी 45 दिन के अंदर मीटिंग नहीं बुला पाती ना, तो अब मीटिंग कौन बुलाएगा? रिक्वेजनेस. और कब तक बुलाएगा? 3 महीने के अंदर. अच्छा, 3 महीने के अंदर बुला लेगा कि नोटिस भेजेगा? बुला लेगा. अब अगर आप लॉ मेकर का इंटेंशन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से आप सोचोगे ना, तो कुछ आपको मिला क्या 3 महीने का लॉजिक? ऐसा हर जगह खोजना नहीं है, पर एक कहीं कहीं आपको मिल सकता है. वेरी गुड. देखो 3 महीना मतलब क्या हुआ? लॉ मेकर ने बीओडी को भी 45 दिन का टाइम दिया ना? 45 दिन. क्या 45 दिन के अंदर मीटिंग कर सकते हो? वैसी लॉ मेकर ने रिक्वेजनेस को भी कितना टाइम दिया? 45 दिन. भाई 45 दिन तक तो रिक्वेजनेस वेट करेगा कि अभी बुलाएगा अभी बुलाएगा. 45 दिन खत्म हो गया, तो लॉ मेकर ने 45 दिन और दे दिया कि हमने बीओडी को 45 दिया, तुमको 45, तो 1.5 महीने दोनों को, तो मिलके कितने हो गए? 3 महीने. तो लॉ ने एकदम बराबरी का, लॉ मेकर ने बराबरी का टाइम दिया दोनों को, बीओडी को और रिक्वेजनेस को. चलो आगे बढ़ो.
पढ़ते हैं एक बार क्या बोलता है. इफ द बोर्ड फेल्स टू कॉल ईजीएम विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, जो ऊपर दिया हुआ है, इफ द बीओडी फेल्स टू कॉल ईजीएम विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, देन द रिक्वेजनिस्ट मे कॉल ईजीएम देमसेल्फ, वो खुद मीटिंग बुला सकते हैं विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन. 3 महीने के अंदर ये अपनी मीटिंग खुद बुला सकते हैं. ठीक है, समझ गए. अब एक दिक्कत क्या है बताओ, जैसे कंपनी, अच्छा मीटिंग बुलाना मतलब बताओ, मीटिंग बुलाना मतलब क्या, वो सबको नोटिस देना, बराबर है. अच्छा, सबको नोटिस मतलब क्या, वो जो रिक्वेजनेस है वो सारे मेंबर को जानते हैं क्या? जानते तो एड्रेस जानते हैं क्या? वो रिकॉर्ड तो है नहीं. वो तो रिकॉर्ड किधर पड़ा है? कंपनी में. और कंपनी के कौन से रजिस्टर में पड़ा हुआ है? आरओएम में. क्योंकि जो आरओएम होता है ना, उसमें मेंबर का पूरा जन्म कुंडली होता है, मतलब मेंबर का वो लेजर है एक तरीके से. जैसे आप अकाउंट में लेजर बनाते हो ना, वो मेंबर का लेजर है. उसमें मेंबर का नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका पैन नंबर, उसका ईमेल नंबर, उसका फोन नंबर, उसका आधार नंबर, कितना शेयर है, कब खरीदा, कब बेचा, वो पूरा जन्म कुंडली है. भारतीय है, विदेशी है, कौन है, सब चीजें उसमें आती है, हर चीज रहती है. ठीक है. तो अभी रिक्वेजनेस क्या करेंगे, कंपनी में पहुंच जाएंगे और कंपनी में पहुंच के बीओडी को क्या बोलेंगे, आरओएम दो, हम मीटिंग बुलाएंगे. तो कंपनी को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ने उनको अधिकार दिया है कि तुम मीटिंग बुलाओगे, तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा. चलो अब एक काम करो बेटा, सवाल है मेरा कि अब रिक्वेजनेस को मीटिंग बुलानी है. आप एक काम करो बेटा, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, बी नंबर पढ़ो. पढ़िए आपने. मेरा सवाल है, अगर मीटिंग रिक्वेजनेस बुलाते हैं तो कुछ पॉइंट है. जैसे मैं आपको एक लॉ बताता हूं, कोई भी मीटिंग जब बुलाते हैं ना, तो लॉ में एक प्रोविजन है, जब मीटिंग बीओडी बुलाता है तो प्रोविजन है कि बीओडी 21 दिन की नोटिस भेज के मीटिंग बुलाता है. मतलब क्या हुआ, आज अगर आप नोटिस देते हो तो ऐसा नहीं बोल सकते 2 दिन बाद आना, 21 दिन के बाद ही मीटिंग होगी, ताकि 21 दिन तक आदमी के पास भाई टिकट कराना है, रिजर्वेशन कराना है, पहुंचने में टाइम मिलना चाहिए ना. आप बोलोगे 2 दिन बाद आना है, तो भैया कैसे आएंगे मेंबर रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा. 21 दिन का टाइम होता है. फिर एक लॉ में प्रोविजन है कि जब जो मेंबर होते हैं ना, जिनको बुलाया जाता है मीटिंग में, वो मेंबर खुद भी आ सकते हैं, या वो चाहे तो अपने बदले में किसी और को भेज सकते हैं. उनको बोलते हैं प्रॉक्सी. क्या बोलते हैं उनको? हाँ. अब मेरा सवाल है, जब मीटिंग रिक्वेजनेस, ये मीटिंग बीओडी नहीं बुला रहा है, कौन बुला रहा है? रिक्वेजनेस. तो क्या कोई अलग लॉ चलेगा कि सेम लॉ चलेगा? सेम लॉ. मतलब उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नोटिस 21 दिन पहले भेजे. आप जो भी मीटिंग का डेट डिसाइड करोगे उसके 21 दिन पहले आप ये भी डिसाइड करोगे, आपको ही लिखना पड़ेगा मीटिंग में, नोटिस में, कि आप चाहो तो खुद आओ, नहीं तो प्रॉक्सी को भी भेज सकते हो. मतलब जैसा मीटिंग बीओडी बुलाता है वो सेम टू सेम मीटिंग ये भी बुला सकते हैं. चलो, मतलब वही तरीका होगा, कोई अलग तरीका इनके लिए नहीं है. पढ़ो, मैनर ऑफ कॉलिंग ईजीएम. अ मीटिंग बाय रिक्वेजनेस shall be called and held in the same manner in which the meeting is called and held by the board. ये 2 वर्ड इन्होंने यूज किए, called and held. कॉल करना मतलब क्या होता है? नोटिस भेजना, उसको कॉल करना होगा. और मीटिंग को हेल्ड करना मतलब क्या हुआ? आप जब मीटिंग रखते हैं बेटा, उस मीटिंग में जो कानून होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मीटिंग में प्रॉक्सी आ सकता है, और एग्जांपल देता हूं, कोई भी जब मीटिंग होती है तो सबसे पहले देखते हैं कि कोरम है कि नहीं. मतलब एक मिनिमम संख्या होती है, जो होंगे तभी वो मीटिंग होती है. जैसे प्राइवेट कंपनी में कोरम होता है 2 का. मतलब अगर प्राइवेट कंपनी है और आप कोई जनरल मीटिंग कॉल कर रहे हो तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए. तो रिक्वेजनेस ये जो मीटिंग कॉल कर रहे हैं उसमें भी कोरम कितने का होगा? 2 का. हर मीटिंग चालू करने के पहले एक चेयरमैन अपॉइंट होता है, वो मीटिंग को संभालता है, तो यहां पर आपको भी चेयरमैन बनाना पड़ेगा. मतलब कुल मिला के जो डायरेक्टर का जो कानून है वो सेम टू सेम लॉ यहां पर एप्लीकेबल होगा. ठीक है, सारे लॉ. इसको स्टार मार्क करना, तो पॉइंट नंबर सी. चलो इसको पढ़ो बेटा. और आपको थोड़ा सा बताए तो इसके पॉइंट नंबर सी के पीछे का एक मतलब आपको ध्यान क्या रखना है. अभी तक जितने भी बैचेस जब लॉ की चलती है और जब ये पॉइंट को मैं पूछता हूं इंटरप्रिटेशन का, तो मान के चलना 99% केस में आंसर गलत आता है.
1% में आंसर सही आ जाता है, 99% में आंसर गलत आता है। तो अब आपसे क्या होगा, मैंने पहले ही बता दिया। चलो पढ़ो, आप लोग पढ़ लो, क्वेश्चन में अब चालू होगा। देखो ये बोल के मैंने तुमको अलर्ट मोड में ले आया है, नहीं तो तुम्हारे आंसर मतलब अब सही होने के चांसेस थोड़े बढ़ना चाहिए। अलर्ट मोड में नहीं लाता तो तुम अपने हिसाब से ही आंसर देते। पढ़ लिया, कुछ खास नहीं है वैसे, ऐसी माहौल बना रहा था। आओ क्वेश्चन लेते हैं आपसे। एक कंपनी है, उसमें रिक्वेशन भेजा गया, कंपनी ने डिफॉल्ट किया, रिक्वेस्टर्स बोलेंगे अब तो हम ईजीएम बुलाएंगे। पावर है, सही है, बिल्कुल सही है। अब रिक्वेस्टर्स ने क्या किया, अपनी जो ईजीएम है वो ईजीएम इन्होंने बुलाई होटल ताज में। कहां बुलाई? होटल ताज में, मुंबई होटल ताज में बुलाई गई। और उस मीटिंग को बुलाने पे 50 लाख रुपए का खर्चा आ गया। ठीक है, 1 घंटे की मीटिंग थी, 50 लाख रुपए लगता है वहां पे, थोड़ा बहुत चाय कॉफी पिला दिए, स्नैक्स दिला दिए, 50 लाख रुपए खर्चा कर दिया आपने मीटिंग बुला के। और अब सवाल है कि जो 50 लाख रुपए जो खर्चा हुआ, ये खर्चा कौन करेगा पहले, फिर क्या यहां पे आपको मिला? मतलब पहला सवाल है, ये मीटिंग आपने कहां बुला ली बेटा? होटल ताज। और कितना रुपए फूंक दिया? 50 लाख। अच्छा, होटल ताज में इसलिए बुलाया कि रिक्वेस्टर्स को क्या लगा, अपने जेब से कहां जाने वाला है ना, ये तो कंपनी से पैसा मिल जाता है, तो करो ना जो मर्जी। आपने होटल ताज में मीटिंग बुलाया और 50 लाख रुपए फूंक दिए। सवाल है कि ये जो 50 लाख रुपए इन्होंने फूंके हैं, है ना, इसका इन लोग को रीइंबर्समेंट, पहला पेमेंट तो इन्हें करना पड़ेगा। आप होटल ताज बुक करने जाओगे तो पहले तो पैसा मांगेंगे वो, तो आपने 50 लाख की गड्डी दे दी। और क्या 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 सोच के दिया? अपने को तो मिल जाता है ना कंपनी से, क्या दिक्कत है, 50 लाख दे दो, अपन भी तो एंजॉय करेंगे। और अपन तो ज्यादा एंजॉय करेंगे 2-4 बार, मतलब जब अपन बुकिंग करने जाएंगे उस समय चाय कॉफी स्नैक्स वगैरह उस समय भी आ जाएगा अपने लिए, है ना, तो 5-7 बार अपन एंजॉय कर लेंगे। क्या लग रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, पक्का सोच के एकदम? हाँ, कोई ना वाले? अच्छा सॉरी, मैं नो लिख दिया। यस, हाँ हाँ, अच्छा नहीं मिलेगा बोल रहे हो, सॉरी, नो, पक्का? तुम भी बेटा 99 के घेरे में आ गए हो। चलो, अब ये तुम्हारा आंसर गलत है। अब तुम वापस से लॉ को पढ़ो, आपका आंसर गलत है। कुछ मिल जाएगा? अच्छा, रिजनेबल अमाउंट मिल जाएगा। ये बताओ बेटा, 50 लाख रिजनेबल है कि कितना रिजनेबल है? मतलब 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना रिजनेबल है? तो तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो? अभी कोड करेगा ना, तो तुम क्या, यहां तो तुम डिसाइड कर दिए, तुमने क्या बोला 50 लाख बहुत बड़ा है, नहीं मिलेगा। 50 लाख रिजनेबल भी तो हो सकता है, हाँ? अच्छा एक बात, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? एक मिनट, कंपनी से मिल जाएगा तो लॉ में लिखा है ना कि आप जो खर्चा करोगे वो कंपनी से मिल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अरे 50 लाख की अमाउंट, अभी जैसे बताओ 500 रुपए बड़ा है छोटा है? किसी के लिए छोटा है, किसी के लिए बहुत बड़ा है। मतलब कोई भी चीज में आप कैसे जज कर सकते हैं अपन? अब मैं आपको लॉ में क्या लिखा है बोलो, क्या वर्ड मिला आपको? रीजनेबल एक्सपेंसेस। अब मेरी बात सुनना, हो सकता है ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी का कल्चर ही है कि कंपनी हर मीटिंग, अपनी जितनी जन मीटिंग कंपनी ने आज तक बुलाई है बेटा पिछले 5 साल में, ये सब 5 स्टार होटल में बुलाई है ना, वो ताज ओबेरॉय इन सब से नीचे बात नहीं करते। तो आपका कल्चर ही वही है भाई। आप आज तक मीटिंग कहां अटेंड किए हो? ताज में, तो आपने भी ताज में मीटिंग बुला लिया।
हर बार कंपनी 50 लाख फूंकता है, आपने भी फूंक दिया, तो ये गलत है सही है? ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब मान लो बेटा आपकी कंपनी का कल्चर ऐसा है कि आप मीटिंग बुलाते हो बेटा सामुदायिक भवन में। कहां बुलाते हो? सामुदायिक भवन में, जहां पे कुर्सी भी नहीं मिलती, दरी रहती है ना, और दरी पे आप बैठाते हो और एक नल लगा रहता है पानी पीने के लिए, है ना, वो टूटी लगी रहती है, उससे पानी पी लो बस, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। और इनका मीटिंग बुलाने का खर्चा तो बेटा 1000 रुपया, ये कंपनी तुम्हारी, और तुमने शौक में कहां बुला लिया? ताज। कितना रुपए फूंक दिए? 50 लाख। अब दोनों में बताओ, अगर तुम्हारी कंपनी पहले वाली टाइप की कंपनी है तो वहां पे तुमको कितना मिलेगा? 50 लाख। कोई तुम्हारी जेब से नहीं जाएगा, तुम 50 लाख का बिल पहले पे करोगे ताज को, और फिर आप जो है वो पैसा वसूल कर लोगे किससे? कंपनी से। लेकिन अब तुम्हारी दूसरी टाइप की कंपनी बेटा सामुदायिक भवन वाली, तो अब बताओ इसमें क्या होगा? अब इसमें कंपनी 50 लाख तुमने तो दे दिए पहले, अब तुम कंपनी में जाओगे, बिल प्रस्तुत करोगे, 50 लाख दो, कंपनी कितना देगा? 1000 रुपया। तो 50 लाख में तुमको रिइंबर्समेंट कितना मिला? 1000। बाकी कितना बच गया? 49,99,000। ये किसके जेब से निकल गया? तुम्हारे जेब से निकल गया, है ना। मतलब मेंबर को मजा आ गया, ठीक है। मेंबर तुम्हारा नाम जिंदगी भर याद रखेंगे कि मीटिंग तो उन्होंने ही कराई थी। और तुम्हारे कितने फूक गए बेटा? 49,99,000 रुपए। वो कंपनी रिइंबर्समेंट नहीं करेगी। तो रीजनेबल एक्सपेंसेस का मतलब कभी अमाउंट के टर्म में नहीं सोचना आपको, ये डिपेंड करेगा कंपनी का कल्चर कैसा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका जितना रिइंबर्समेंट कितना मिलेगा, जो आपका अमाउंट उस कंपनी के हिसाब से रीजनेबल है। चलो लिख लो, मतलब पढ़ दो इसको। क्या लिखा है देखिए, एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस incurred by requisitionist, requisitionist ने जो reasonable expenses किया है in calling a meeting shall be reimbursed to the requisitionist by the company। reimburse word का मतलब ये क्या होता है? पहले आप पे करोगे और आपको कंपनसेट हो जाएगा, आपको reimburse हो जाएगा, आपको पैसा वापस आ जाएगा। it shall be reimbursed by the company, कंपनी आपको reimburse करे। और अब देखो क्या लिखा है, the sum so paid, ये जो कंपनी ने इनको पेमेंट किया है, इट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेम्यूनरेशन पेबल टू डिफॉल्टिंग डायरेक्टर। कंपनी किससे वसूल करेगा? डिफॉल्टिंग डायरेक्टर। मतलब आप सोचो कि पहला पेमेंट किया, मान लेते 50 लाख रीजनेबल है, तो 50 लाख रिक्विजिनिस्ट ने दिया, उन्होंने किससे ले लिया? कंपनी से, तो उनकी जेब से कुछ नहीं हुआ। अब कंपनी देखो, कंपनी ने 50 लाख किसको दिया और कंपनी ने किससे ले लिया? डायरेक्टर से, तो कंपनी की जेब से भी कुछ नहीं गया। अब ये पूरा पेमेंट किसको करना पड़ गया? डायरेक्टर। डायरेक्टर किससे लेगा? क्या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? लॉ मेकर एक प्रकार से इनडायरेक्टली पेनाल्टी लगा रहा है तुम्हारे ऊपर। आप सोचो ना, मतलब डायरेक्टर को क्या बोल रहा है? ए डायरेक्टर, तू 45 दिन में मीटिंग बुला लेना। अगर तूने मीटिंग नहीं बुलाई 45 दिन में, तो जितना खर्चा होगा ना वो तेरे को उठाना पड़ेगा, तेरे जेब से पैसा निकालेंगे। मतलब एक प्रकार से क्या हो गया? पेनाल्टी, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। एक बार ये 3 पॉइंट हो गए इसमें, एक बार बोलेंगे। ये अपन किसके बारे में बात करें? जब मीटिंग कौन बुलाता है? रिक्वेजिनिस्ट। तो स्टार्ट करेंगे। इफ द बोर्ड फेल्स टू कॉल एन EGM विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, देन द रिक्वेजिनिस्ट मे कॉल एन EGM विद इन 3 months फ्रॉम द रेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 बोला, अ मीटिंग of the called by the requisitionist shall be in the called and held in the same manner as the meeting is called and held by the board। मतलब जिस तरीके से बोर्ड मीटिंग कॉल करता है, हेल्ड करता है, सेम उसी तरीके से रिक्वेजिशनस्ट भी मीटिंग कॉल्ड एंड हेल्ड करेगा। और लास्ट पॉइंट बोला, एनी, देखो अब एक बात सपना, अगर आपको लगता है यार मैं अपनी लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं एक्सपेंस, तो गलत हो गया। क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब ये रीजनेबल एक्सपेंस है कि नहीं है, तुमको जज करने कभी नहीं आएगा। आपको अगर एग्जाम में अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, पर अगर कभी आ गया ना तो आपको बताएगा कि अमाउंट इज रीजनेबल। आपको क्या बताएगा मालूम? 50 लाख है और फिर बोल देगा विच इज कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल, या आपको बोलेगा 50 लाख खर्चा किया, इसमें से 20 लाख इज रीजनेबल या इतना अनरीजनेबल है। मतलब ये आपको जज करने नहीं पूछेगा, चिंता मत करना। अरे तुम कोर्ट के तुम जज थोड़ी बैठे हो,
तुम तो एक स्टूडेंट हो, तो तुमको क्वेश्चन में देगा, रीजनेबल अपन चेक नहीं कर सकते। तो क्या बोला, एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस incurred by the requisitionist shall be reimbursed by the company उसको reimburse करेगा, and the sum so paid shall be deducted from the remuneration of defaulting director। डायरेक्टर वर्ड नहीं है, क्या वर्ड है, क्या समझ पा रहे हैं? मतलब देखो बेटा क्या होता है, कंपनी में मान लो 10 डायरेक्टर है, 10 में से अपन ने 3 डायरेक्टर को जवाबदारी दी है कि मीटिंग तुम संभालना, तो गड़बड़ तो इन 3 ने किया ना, तो रेमुनेशन किससे कटेगा, इन 3 लोग के, सारे डायरेक्टर नहीं। अब ये छोटा छोटा मिस्टेक होता है, अपन अगर लिख देंगे डायरेक्टर से कटेगा, गलत लिख दिया, क्या लिखना पड़ेगा, डिफॉल्टिंग डायरेक्टर। तो बस इन चीजों को दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अच्छा, कल का टारगेट दे रहा हूं आप लोग को, ये अपना सेक्शन 100 ओवर हो चुका है, तो कल सेक्शन 100 पूरा पढ़ के आना आपको, ओके। और मैं चैनल का लिंक आपको भेज नहीं पाया, अभी मैं भेजूंगा, और सेक्शन 100 के मैं आपको एमसीक्यू भेजूंगा, उसको आप बनाना, ठीक है। थैंक यू।